हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 के टॉपिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स को देखेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कुछ टेक्निक्स है उसके द्वारा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के टेक्निक्स को देखा था, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स थे, 4-5 टेक्निक्स थे। आज हम लोग न्यू टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। एक ऐसा पॉल्यूटेंट्स जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस भरे रहते हैं आर कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स, जिसको बहुत ही अलग अलग टेक्निक से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कॉन्डेंसेशन एंड कंबसन। इस 4 टेक्निक्स को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? सबसे पहले इसका फिनोमिना देखेंगे, प्रिंसिपल। द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। इसका मेन प्रिंसिपल होता है पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना। ठीक, ये एक सरफेस फिनोमिनन है एंड रिक्वायर्स लार्ज सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सतह चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक सरफेस फिनोमिना है जिसको एक सॉलिड सरफेस चाहिए रहता है। आइए इसका हम लोग मेनली वर्किंग देखते हैं। इट यूटिलाइज एडजॉर्प्शन टावर। इसमें एक एडजॉर्प्शन टावर लगा रहेगा जिसमें एक सिलेंडर रहेगा दैट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर पैक्ड विथ द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट से पैक्ड रहेगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एक टावर रहेगा जो कि सिलेंडर जैसा रहेगा। अब वो एडजॉर्बेंट से पैक्ड रहेगा। एडजॉर्बेंट क्या है? एडजॉर्बेंट किसे सपोर्ट रहेगा? एक हेवी स्क्रीन से। ठीक, सिंस एडजॉर्प्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। द फ्लू गैस इज टेम्परेचर कंडीशन। जो इसके अंदर पॉल्यूटेंट डाला जाएगा उसके साथ ही हम लोग कुछ टेम्परेचर डालेंगे, उस टेम्परेचर के आधार पे इसका काम होगा। वेपर मॉनिटर्स आर प्रोवाइडेड टू डिटेक्ट फॉर लार्ज कंसंट्रेशन इन द इफ्लुएंट। एक वेपर मॉनिटर्स लगा रहेगा जिससे डिटेक्ट होगा कि कितना इफ्लुएंट बाहर जा रहा है, कितना कंसंट्रेशन में मात्रा में पॉल्यूटेंट बाहर निकल रहा है। लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन द इफ्लुएंट्स इंडिकेट दैट एब्जॉर्बेंट नीड्स टू द रीजनरेटेड। यदि ज़्यादा कंसंट्रेशन में पॉल्यूटेंट होंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि एब्जॉर्बेंट का वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, उसको रीजनरेट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्किंग प्रोसेस किया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडजॉर्प्शन का? इम्प्यूरिटीज इन द गैसेस स्ट्रीम बाइंड आइदर फिजिकली और केमिकल टू द एडजॉर्बिंग मटेरियल। जो कि पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में भी ऐसा ही होता था कि पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का जो भी मटेरियल है वो बाइंड कर जाता था किसी न किसी तरीके से, फिजिकली या केमिकली। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो इम्प्यूरिटीज है, गैस स्ट्रीम जो है वो बाइंड करेगा आइदर फिजिकली और केमिकली। किससे? एडजॉर्बिंग मटेरियल, जो उसको बाइंड करना चाहता है उससे। ये इम्प्यूरिटीज क्या होगा? देन बी रिकवर्ड बाय रीजनरेटिंग द एडजॉर्बेंट। फिर ये रिकवर्ड होगा, साफ किया जाएगा इसको। इसका एडवांटेज क्या है? इवन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट कैन बी रिमूव्ड। सही बात, बहुत ही कम एनर्जी इसमें लगता है, लो एनर्जी कंजम्पशन। इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मटेरियल है, ये आसानी से ठीक किया जा सकता है, रिकवर्ड होगा। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। अब सम इम्पॉर्टेंट एड्जॉर्बेंट, ये जरूरी है। मान लीजिए गैसियस पॉल्यूटेंट है, तो किस गैसियस पॉल्यूटेंट के लिए कौन सा एड्जॉर्बेंट यूज करना है बाहर निकालने के लिए? तो अब आप एड्जॉर्बेंट भी समझ जाएंगे। एड्जॉर्बेंट क्या होता है? मान लीजिए SO2 है, तो इसके लिए एड्जॉर्बेंट जो होगा वो पल्वराइज लाइम स्टोन, डोलोमाइट या अल्कलाइज्ड एल्यूमिना। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए लंप लाइम स्टोन, पोरस सोडियम फ्लोराइड पैलेट्स। और NOx कोई भी नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो उसके लिए सिलिका जेल यूज किया जाता है बाहर निकालने के लिए उस पॉल्यूटेंट को। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेपर के लिए एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है? एड्जॉर्बेंट है। एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट हमेशा सॉलिड होगा, इसीलिए इसको सॉलिड सरफेस फिनोमिना कहा जाता है। अब ये देखते हैं, एक कार्बन बेड एड्जॉर्प्शन है। मैंने बताया था कि सिलेंडर शेप का स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ से डर्टी गैस इन करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन बेड बिछा हुआ है, इससे ये अटैच होते हैं और जो बाहर निकलना है वो नीचे से कंडेंसेट आउट हो जाते हैं, लेकिन जो साफ़ सुथरा एयर होता है, क्लीन गैस ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से स्टीम दिया जा रहा है, गर्म हवा दिया जा रहा है, रीजनरेट किया जा रहा है, जिसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगा, कार्बन क्या करेगा, वो डर्टी गैस से बाइंड कर लेगा, डर्टी गैस नीचे से निकल जाएगा और क्लीन गैस ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, तो ये होता है कार्बन बेड एड्सॉर्प्शन। तो ये था एड्सॉर्प्शन टेक्निक। अब हम लोग एब्जॉर्प्शंस देखेंगे, ये दूसरा पॉइंट है। होता क्या है, एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गैसियस कंपोनेंट फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज। ये गैसियस कंपोनेंट को गैस से लिक्विड फेज में ट्रांसफर कर देता है। रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स थ्रू लिक्विड एब्जॉर्बेंट, यहाँ पे अब क्या होगा, लिक्विड एब्जॉर्बेंट का यूज होगा। ठीक है, ये याद रखना है, एब्जॉर्प्शन में लिक्विड एब्जॉर्बेंट का यूज होगा और ये गैसियस कंपोनेंट के फेज को लिक्विड फेज में ट्रांसफर करता है। वर्किंग, इफ्लुएंट गैस इज पास थ्रू एब्जॉर्बर। ये जो पॉल्यूटेंट गैस आ रहा है, इफ्लुएंट गैस जो अंदर की तरफ आ रहा है, वो एब्जॉर्बर से पास होगा, जिसको स्क्रबर भी कहते हैं, जो रखता है लिक्विड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यदि आपको एग्जाम में पूछे कि लिक्विड एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंट कहाँ यूज होता है, तो एब्जॉर्प्शन में। इसका जो एफिशिएंसी है किस पे डिपेंड करता है भाई, अमाउंट ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन गैस एंड लिक्विड। ठीक है, कितना लिक्विड कितना गैस का कॉन्टैक्ट हो रहा है, बाइंड हो रहा है, उस पर कितना अमाउंट है, टाइम क्या चल रहा है, उस मीडियम का कंसंट्रेशन कितना है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कितना है, एब्जॉर्बेंट और गैस। एब्जॉर्बेंट हो गए लिक्विड जो बाइंड कर रहा है किससे, गैस से, तो इन सब पे डिपेंड करता है इसका एफिशिएंसी। कहीं ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं कम होगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ एब्जॉर्बेंट हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए गैसियस पॉल्यूटेंट है, इसके क्या क्या एब्जॉर्बेंट होंगे। ये सब एब्जॉर्बेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे, वहाँ पे कैसे थे, सॉलिड फॉर्म में। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होगा डाइमिथाइल एनिलीन, एमोनियम सल्फाइड, एमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, एल्कलाइन वाटर। देखिए, एड्सॉर्बेंट जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सॉलिड एड्सॉर्बेंट का यूज हो रहा था, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिक्विड एब्जॉर्प्शन का यूज हो रहा है, जो कि फिल्टर में काम करेगा, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए NOH, फिनॉल जो कि 3:2 के रेशियो में रहेगा, ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट रहेगा, सोडियम एलानिन रहेगा, सोडियम थायोआर्सिनेट रहेगा, सोडा एस रहेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए वाटर NOH रहेगा और NOx के लिए वाटर या एक्वस नाइट्रिक एसिड। ये सभी लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्बेंट यूज होंगे इस गैसियस पॉल्यूटेंट के लिए। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इतना ही जानना था। अब नेक्स्ट आते हैं कंडेंसेशन। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन आपने देख लिया, एक लिक्विड फॉर्म में एक सॉलिड फॉर्म में फिल्टर होता है। अब कंडेंसेशन में आते हैं। कंडेंसेशन की बात होगी तो रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट जो होता है ना एयर से, उसको कन्वर्ट किया जाता है गैस और वेपर टू लिक्विड। ठीक है, मान लीजिए एयर में पॉल्यूटेंट है, तो उसको हम लोग एयर से पॉल्यूटेंट को हटाना है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे गैस और वेपर को किस में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 पॉइंट है, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर जो कॉमन मेथड है, या प्रेशर को इंक्रीज करके जो कि वेरी एक्सपेंसिव मेथड है। तो लोअरिंग करना बहुत ईजी है, टेम्परेचर को ठंड डाल के, इन्वायरमेंट को थोड़ा कूल बना के, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करना थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। तो आइए हम लोग वर्किंग जानते हैं। इफ द ड्यू पॉइंट ऑफ द पॉल्यूटेंट इज हायर, जब पॉल्यूटेंट का ड्यू पॉइंट हायर हो, देन द कैरियर ऑफ नॉन पॉल्यूटेंट गैस दे कैन बी इजिली कंडेंस्ड। मान लीजिए पॉल्यूटेंट है तो उसमें नॉन पॉल्यूटेंट गैस भी तो मिक्स होगा। यदि हम लोग ड्यू पॉइंट को हायर कर दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे या घटा दे, तो कंडेंस जो नॉन पॉल्यूटेंट गैस होगा वो इजिली कंडेंस्ड होकर साइड हो जाएगा। ठीक है, खुद अलग हो जाएगा। द वार्मर गैस स्ट्रीम इंटर से कंडेंसर, वार्मर गैस फिर इंटर करेगा, उस कंडेंसर से बाइंड करेगा एंड मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद द कूलिंग मीडियम, बाइंड करके उसको कूल बना देगा। जैसे ही वो कूल होगा ना, आगे बताता है। सबसे पहला पॉइंट, पॉल्यूटेंट का ड्यू पॉइंट यदि हायर है तो नॉन पॉल्यूटेंट गैस खुद अलग होगा,
वो जो नॉन पॉल्यूटेंट गैस है वो वार्मर गैस स्ट्रीम से बाइंड करके कूलिंग मीडियम में चला जाएगा, याद रखिएगा। एज द गैस स्ट्रीम गेट्स कूल्ड, जैसे कूल्ड हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ पॉल्यूटेंट टेक प्लेस ड्यू टू वेंडर वाल फोर्स। अब वहां पे वेंडर वाल फोर्स लगेगा, स्लोली पॉल्यूटेंट क्या करेगा, साथ आएगा कम क्लोजर, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वेंडर वाल फोर्स, कंडेंसेशन ऑकर होगा। देन द पॉल्यूटेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग गैस। जैसे ही वेंडर वाल फोर्स लगेगा, कूल डाउन हुआ, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होगा, लिक्विड से अलग हो जाएगा रिमेनिंग गैस से। अब वो रिमेनिंग गैस निकल जाएगा अलग जगह, मतलब क्लीन गैस अलग जगह निकल जाएगा और जो पॉल्यूटेंट है वो अलग जगह से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, एक बार आप फिर देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स। दो प्रकार के कंडेंसेशन प्रोसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसेशन, एक होता है इनडायरेक्ट सरफेस कंडेंसेशन। ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसेशर्स होते हैं ये सिंपल होते हैं, लो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम विद द कूलेंट। पॉल्यूटेंट जो होते हैं, पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम, वो कूलेंट से डायरेक्ट अटैच होते हैं। लेकिन ये जो होता है सिमिलर टू हीट एक्सचेंजर, कूलेंट इज रन थ्रू द पाइप्स और ट्यूब्स। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, किसी के द्वारा कांटेक्ट होता है, जैसे या तो पाइप से या ट्यूब से। तो एक डायग्राम देखते हैं हम लोग कंडेंसेशन का। यहाँ से गैस इनलेट हो रहा है, इफ्लुएंट गैस है, ठीक। यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हम लोग लिक्विड देंगे ना भाई, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। कुछ गैस आउटलेट से निकल जाएगा फिल्टर होके, लेकिन जो फिल्टर नहीं होगा ये वाटर के साथ कंडेंसेशन आउटलेट से बाहर निकलेगा, समझ में, ये वाटर के साथ बाहर निकलेगा। और जब ये कूल डाउन होगा फिर ये क्लीन गैस ऊपर की तरफ जाएगा, पॉल्यूटेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, और बाकी जो फिल्टर हो गया ऊपर से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब लास्ट देखते हैं कंबसन, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, कंबसन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम लेस हार्मफुल प्रोडक्ट। पॉल्यूटेंट का जो कंबसन होता है ना लेस हार्मफुल प्रोडक्ट से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर से। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉल्यूटेंट्स आर ऑर्गेनिक गैस या वेपर। ये मेथड कब यूज होता है, जब पॉल्यूटेंट्स या तो ऑर्गेनिक गैस है या वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेपर गैस है। द पॉल्यूटेड एयर इज मिक्सड विद ए कंबस्टिबल फ्लूइड। ज्वलनशील फ्यूल से, कंबस्टिबल को हम लोग ज्वलनशील कहते हैं, यदि उस फ्यूल से पॉल्यूटेड एयर मिक्सड हो जाए तब हम इसको कंबसन कहते हैं। द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आर एक्सपोज टू फ्लेम और कैटालिटिक कंबसन। उसको फ्लेम के पास दिया जाता है, जिसको हम लोग कैटालिटिक कंबसन कहते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, हमारे टॉपिक में है। दिस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट जाते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में टूट जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो कंबसन में हम लोग कैटालिटिक कंबसन पढ़ते हैं। कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट बायोलॉजिकली टर्म में होता क्या है, ये क्या करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है तेजी में, लेकिन खुद उसमें भागीदारी नहीं लेता, एक इंजाइम का काम करता है जैसे, ठीक है। पॉल्यूटेंट इन द एग्जॉस्ट एयर आर कन्वर्टेड इनटू नॉन हैजर्डस सब्सटेंस above a certain temperature which is very high, ranging between 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कंबसन चल रहा है, लेकिन हमने कंबसन में क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन बढ़ गया। टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया भाई, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब क्या होगा, पॉल्यूटेंट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन हैजर्डस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हानिकारक नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या किया, रिड्यूस द रिएक्शन टेम्परेचर एंड दस एनर्जी कंजम्पशन। टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि रिएक्शन जो होगा वो घट गया, रिएक्शन का टाइमिंग घट गया, क्योंकि अब एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, काम जल्दी हो जाएगा। नाउ द रिएक्शन इवेंट टेक्स प्लेस बिटवीन 300 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नहीं तो हम इतना डिग्री टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, वो फास्ट हो गया, तो कैटलिस्ट का काम यही होता है कि आप फास्ट कर दो। टाइप्स, डायरेक्ट इंसिनरेटर या थर्मल इंसिनरेटर। डायरेक्ट इंसिनरेटर क्या होता है कि एयर एंड ऑल द कंबस्टिबल गैस रिएक्ट एट द बर्नर। जितने भी कंबस्टिबल गैसेस को डायरेक्ट बर्नर में गर्म कर दो।
देयर इज नो रेसिडेंस चैम्बर, कोई रेसिडेंस चैम्बर नहीं होता, इसका एफिशिएंसी 98% होता है। थर्मल, कंबस्टिबल गैस जो है उसको पास ओवर अराउंड द बर्नर फ्लेम इनटू ए रेसिडेंस चैम्बर वेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ द वेस्ट गैस इज कंप्लीटेड। डायरेक्ट इंसिनरेटर क्या हो रहा है, बिना चैम्बर के आप काम कर रहे हैं, बर्नर के पास दे रहे हैं। लेकिन थर्मल इंसिनरेटर में चैम्बर के अंदर में आप बर्नर के पास कंबस्टिबल गैस को दे रहे हैं, जहां पे वेस्ट गैस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 99%। लास्ट, कैटलिस्ट इंसिनरेटर। जब हम पास कर देते हैं फ्लेम एरिया में, आफ्टर पासिंग थ्रू फ्लेम एरिया द गैस आर पास्ड ओवर ए कैटलिस्ट बेड। ठीक, इसका एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक फ्यूल है, ये यहाँ पे बर्नर है, फ्यूल भी पास हो रहा है, बर्नर भी फ्लेम देगा, यहाँ से एयर इसमें इन करेगा। देखिए एक चैम्बर है, कंबसन चैम्बर है, वेस्ट गैस यहाँ से दे रहे हैं, जो अच्छा गैस होगा वो इसमें छनाएगा, स्टैक से द्वारा बाहर निकल जाएगा, बाकी जो वेस्ट गैस होगा वो इसके अंदर कंबसन चैम्बर में जमा हो जाएगा, फिर इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कैटलिटिक कंबसन काम करते हैं। ठीक, तो गैसियस पॉल्यूटेंट में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में जानने की कोशिश की है कि गैसियस पॉल्यूटेंट किस प्रकार से काम करता है, और ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के साथ साथ आपको एकेडमिक एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। और यदि आप कहीं सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, वहाँ पे भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो नोट्स है मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ आप लोग के लिए, और किसी को भी ऑल 10 यूनिट्स की नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करे, मैसेज करे, फिर मैं उसे वो नोट्स सबसे कम दामों में उपलब्ध कराऊंगा, 99 रुपीज़ में। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, टाइपिंग का बस चार्ज ले रहा हूँ। और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मैं और भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा जो भी नोट्स के रूप में है, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कंडेंसेशन। मैं फिर से इसको ऐसे दोहरा दे रहा हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बीच में क्लास मैं नहीं ले पाया था, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। अब क्लास कंटिन्यू चलेगा, और आपके एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं, जून के लास्ट वीक में एग्ज़ाम है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एयर पॉल्यूशन के साथ साथ वाटर और नॉइज़ पॉल्यूशन को भी कंप्लीट करा सकूं, ज़्यादा पार्ट को मैं यहाँ से निकाल सकूं। और मेरी आशा रहेगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि मेरी रीच भी पहुँच सके। ठीक, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म से बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।